कहानी की शुरुआत फ्यूचर यानी काफी आगे के टाइम से होती है, जहाँ एक वायरस की वजह से इंसानों की आबादी बहुत ही कम रह गई है। तकरीबन 2 मिलियन लोग ही पूरी दुनिया में जिंदा बचे हैं, पर ये भी नॉर्मल नहीं है, बल्कि वायरस की वजह से इनकी भी देखने की ताकत जा चुकी है, यानी ये अंधे हो गए हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर किसी का बच्चा भी पैदा होता है तो वो भी देख नहीं पाता। अब इतना टाइम गुजर गया है, ऊपर से वायरस की ये तबाही, तो यह टेक्नोलॉजी की एडवांस दुनिया बहुत ही पीछे रह गई है। इसी वजह से लोगों को पुराने जमाने की तरह कबीलों की सूरत में यहाँ रहना पड़ता है। अब क्योंकि सारे अंधे थे, इसलिए देखने की ताकत को अच्छा नहीं समझा जाता था, सिर्फ वहम ही माना जाता। और जो भी देखने की ताकत के बारे में बात करता या कोई भी इस ताकत के साथ पैदा होता तो उसे बहुत बड़ी सजा दी जाती, यानी कि जिंदा ही जला दिया जाता था। अब कुछ अंधे लोगों की देखने की सेंस भले ही ना हो, लेकिन उनकी बाकी सेंसेस बहुत अच्छे से काम करती थी, यानी कि सूंघने, सुनने और किसी भी चीज को महसूस करने की, जिनकी मदद से वो कबीले वालों को रास्ता बताते और आने वाले वक्त और मौसम के बारे में भी प्रेडिक्शन पेशन गोई करती थी। अब हमें क्वीन रानी का शहर दिखाया गया, जहाँ रानी का राज था। उसने अपनी एक आर्मी बनाई हुई थी, जिसका नाम विच फाइंडर आर्मी था। अब रानी बहुत रिलीजन मजहबी थी, और ये देखने ना देखने को इस वक्त का एक मजहबी समझा जा रहा था। इसलिए जो भी इस बारे में बात करता, रानी उसे बहुत ही दर्दनाक मौत देती थी, जलाकर। विच फाइंडर आर्मी का काम ऐसे लोगों को ढूंढ कर लाना था जो देख सकते हैं। अब यहाँ रानी की एरिया में एक डैम भी था, जिसकी मालिक रानी ही थी, इसीलिए इसका महल वही बना दिया गया था। अब हमें एक कबीला दिखाया गया, जो घने जंगलों के बीच बनाया गया था। इसका एक सरदार था, जो बहुत ही बहादुर ताकतवर था। उसके पास किसी मॉन्स्टर जैसी ताकत थी, जिसका नाम बाबा वोस था। अब बाबा वोस की वाइफ की हालत काफी खराब थी, क्योंकि उसका बच्चा पैदा होना था, जिसमें उसकी मदद कबीले की बूढ़ी औरत कर रही थी, जो यहाँ की डॉक्टर थी। अब उसकी वाइफ तड़पते हुए अपने हस्बैंड बाबा वोस के बारे में पूछती है, जिस पर डॉक्टर बताती है कि वो अभी कबीले के लोगों के साथ किसी जरूरी काम से गए हैं, क्योंकि उन्हें कोई खतरा महसूस हो रहा था। अब असल में वो खतरा विच फाइंडर आर्मी का था, क्योंकि वो कबीले पर हमला करने वाली थी। उस आर्मी का मानना था कि बाबा वोस की वाइफ, जिसका नाम मेग्रा है, वो एक विच चुड़ैल है या कहें कि मॉन्स्टर है, इसलिए उन्हें कैद करके हमें मार देना चाहिए। अब ये विच फाइंडर आर्मी उसे ही पकड़ने जा रही है, और इनका कहना था कि इस मिशन में जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम इसे मार देंगे। अब ये बात कबीले के लोगों को पता थी, इसीलिए वो अपने सरदार की वाइफ मेग्रा को बचाने के लिए पूरी तरह लड़ने को तैयार थी। हालांकि अंधे थे, पर फिर भी लड़ने में बहुत माहिर थी। और यहाँ वो अपने सूंघने और सुनने की ताकत से ये अंदाजा लगा लेते हैं कि विच फाइंडर आर्मी करीबी है, जो 200 लोगों की आर्मी के साथ हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। अब बाबा वोस अपने कबीले का हौसला बढ़ाता है। उसका ये भी कहना था कि मैं यहाँ किसी भी बात की परवाह नहीं करूँगा, बल्कि अपने कबीले को बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो दे दूंगा। अब उसकी ये बातें सुनकर पूरा कबीला जोश में आ गया, और वो पूरी तरह जंग के लिए तैयार थे, हाथों में हथियार लेकर। साथ में वो नारेबाजी भी कर रहे थे। उधर विच फाइंडर आर्मी का जनरल कबीले के एक आदमी को पकड़ लेता है, जिसका नाम बेक्स था। अब बेक्स बाबा वोस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसी के कहने पर कबीले वालों ने बेक्स की फैमिली को मार दिया। इसलिए वो यहाँ इस दुश्मन आर्मी की मदद करता है, यानी अपने सरदार बाबा वोस के खिलाफ बगावत करता है। वो जनरल को एक ब्रेसलेट देता है, जिससे उन्हें ये पता चला कि मेग्रा के बच्चों के असली बाप बाबा वोस नहीं, बल्कि एक दूसरा आदमी है, जिसका नाम जरला है। अब ये जरला नाम सुनकर जनरल काफी हैरान रह गया, क्योंकि वो जानता था कि जरला एक ऐसा आदमी है जिसकी आंखें ठीक है, वो देख सकता है, जिसकी खोज जनरल पिछले काफी अरसे से कर रहा है। अब अगर ये मेग्रा तक पहुँच गई तो जरला का पता भी मिल जाएगा। इसलिए जनरल यहाँ काफी खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि ऐसा करके रानी का हुक्म भी पूरा हो जाएगा, को जनरल को भी बहुत फायदा मिलने वाला था। अब वो बेक्स को मारकर उससे पूछता है कि तुम्हारे कबीले का क्या प्लान है, और अपने हिफाजत के लिए उन्होंने क्या कर रखा है, जो सब कुछ बेक्स जनरल को बता देता है। अब मेग्रा एक बच्चे को पैदा करती है, जो लड़की थी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ जैसे मेरे पेट में अभी एक और बच्चा है। ये देखकर डॉक्टर उसका ऑपरेशन करती है, और यहाँ वो दूसरे बच्चे को भी पैदा कर देती है। इस बात से मेग्रा काफी खुश थी कि मैं जुड़वा बच्चों की माँ बन गई हूँ, जिनमें एक लड़का है और एक लड़की। जंगल के बीचों बीच एक काफी बड़ी पत्थरों की दीवार बनाई गई थी, जिसके उस पार से विच फाइंडर आर्मी कबीले के लोगों पर हमला करने के लिए आ रही थी। आर्मी के कुछ लोग इस तरफ आकर कबीले वालों से लड़ने लगे। अब हालांकि कबीले के लोग काफी बहादुरी से उनका सामना करते हैं, पर जल्दी उन्हें एहसास हो गया कि ये आर्मी काफी बड़ी है और हम पर भारी पड़ रही है, और तो और पत्थरों की दीवार से और लोग भी आ रहे हैं, तो इसलिए ये लोग रस्सियां ही काट देते हैं, जिससे पत्थरों की ये दीवार जो बॉर्डर बनी हुई थी वो तेजी से नीचे गिरने लगी, और इसके नीचे दबने से विच आर्मी के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और बाकियों को इन्होंने एकजुट होकर मार दिया था।
सब कुछ नॉर्मल होने के बाद बाबा वोस को पता चला कि विच फाइंडर आर्मी के कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं, जो तूफान रुकने के बाद जनरल के साथ यहाँ दोबारा हमला करेंगे। तो वो फिर से जंग की तैयारियां करना शुरू कर देती है। अब बाबा वोस आकर अपनी वाइफ और बच्चों से मिलता है। उनसे मिलकर उसे खुशी तो बहुत हुई, लेकिन वो इनके फ्यूचर के बारे में काफी परेशान लग रहा था। वो जब बाहर आया तो कबीले वाले बाबा वोस को इस बात के लिए मनाने लगे कि आप अपनी वाइफ और दोनों बच्चों को विच फाइटर आर्मी के हवाले कर दें, क्योंकि उनकी वजह से वो आर्मी हमारे पीछे पड़ी हुई है, जिसके बाद कबीले वाले सुकून से रह सकेंगे। पर बाबा वोस ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है, जिस बात को लेकर उसमें और कबीले वालों में बहस हो जाती है। अब इनकी बहस के बीच यहाँ डॉक्टर आ गई, जो सबको चुप करवा के कहती है कि आपस में लड़ना बंद करो, हमें यहाँ से एक खुफिया पुल के पास जाना चाहिए जो लकड़ी का है, जिसे पार करके हम उस तरफ जाकर यहाँ से निकल जाएंगे। डॉक्टर का ये आइडिया सबको काफी पसंद आया, इसलिए वो इसकी बात मानकर पुल के पास आ गई और सब इस पर चलना शुरू कर देते हैं। ये सब उस पार पहुँचने ही वाले थे कि यहाँ वो आर्मी आ गई, पर अंधे होने की वजह से उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि यहाँ कोई पुल भी है, क्योंकि ये खुफिया पुल था। अब जैसे सारे कबीले वाले उस तरफ पहुँचे, जनरल को पता चल गया कि यहाँ पुल है, क्योंकि उसने बैग्स को पुल पर फेंककर इस बात का पता लगवा लिया था। इसीलिए अब ये आर्मी भी पुल पर चढ़कर उस तरफ जाने लगती है, जो देखकर बाबा वोस रस्सियां ही काट देता है, जिससे पुल टूट गया और आधी आर्मी नीचे गिरने से मारी जाती है। लेकिन बैग्स को गिरने से पहले बाबा वोस खींचकर इस तरफ कर लेता है और ऐसे उसकी जान बचा ली गई, क्योंकि वो जैसा भी था अभी भी इस कबीले का हिस्सा था। अब जनरल इस बार भी नाकाम रह गया, इसीलिए अपने लोगों के साथ वापस चला जाता है। एक परिंदे के जरिए जनरल की नाकामी की खबर रानी तक पहुंच जाती है और अब वो अपनी काउंसिल के पास जाकर उन्हें ये बात बताती है, और ये भी कि मैं जरला के पीछे इसलिए पड़ी हुई हूँ क्योंकि उसने मेरी बहन को मारा था और अब मैं उसे ढूंढकर अपना बदला लूंगी, जो तभी मुमकिन हो सकता है जब हमारे हाथ मैगरा लग जाएगी। अब काउंसिल का हेड कहता है कि वैसे भी हमें जरला और उसके दोनों बच्चों को मार ही देना होगा, क्योंकि उनके पास देखने की ताकत है, जो एक शैतानी ताकत है। इस बात पर रानी भी राजी हो गई। तो अब ये उन तीनों को मारने के लिए विच फाइंडर की एक और आर्मी उनके पीछे भेज देती है। उधर कबीले के लोग एक चट्टान पर खड़े थे, जहाँ मैग्रा सबको जरला की सच्चाई बता देती है कि उसके पास देखने की ताकत है और वो इन बच्चों का असली बाप है। वो अंधा होने ये देखने की ताकत जिसे इस दौर में मजहब बनाया हुआ है, वो इस पर यकीन नहीं करता। उसका मानना था कि एक न एक दिन मैं अपनी देखने की ताकत से दुनिया को बहुत खूबसूरत बना दूंगा। ये बताकर वो सबको जरला की बताई हुई एक वैली इन्हीं वादी में लेकर जाती है, जो भी बेहद खूबसूरत थी और एकदम पुरसकून सुनसान थी, जहाँ कोई भी नहीं आ सकता था, इसलिए यहाँ कोई खतरा नहीं था। तो ये लोग खुद को यहाँ महफूज समझते हैं। अब बाबा वोस दोनों बच्चों के साथ नदी किनारे आया और उन्हें गोद में लेकर लंबी सांस लेता है। यहाँ हमने नोटिस कर लिया कि दोनों बच्चों के पास भी देखने की ताकत है, अपने असली बाप जरला की तरह। इसीलिए तो वो आर्मी इन तीनों इन्हीं जरला उसके बच्चों को मारने के लिए हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। अब बाबा वोस फिर अपने बच्चों के साथ जंगल में जाता है, जो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। लेकिन तभी यहाँ एक खतरनाक खूंखार भालू आकर उस पर हमला कर देता है, जो उस पर धाड़ने लगा। बाबा वोस भालू का मुकाबला करने की कोशिश करने लगा, उसका मुंह पकड़कर बहुत सारे मुक्के मारता है, लेकिन भालू उसे उठाकर दूर फेंक के मारता है और ऐसे बाबा वोस नाकाम रह गया। उसे गिराकर भालू अब बच्चों के पास जाने लगा उन्हें खाने के लिए, लेकिन तभी एक तीर आकर उसे लग जाता है, जिससे भालू वहीं पर ढेर हो गया। अब ये तीर और किसी ने नहीं बल्कि बच्चों के डैड जरला ने चलाया था, जो अपने बच्चों को देखकर काफी खुश हो गया। वो बाबा वोस को एक बॉक्स के बारे में बताकर उसकी चाबी देता है, साथ में ये भी कहता है कि जब मेरे बच्चे 12 साल के हो जाएं तो उन्हें ये बॉक्स दे देना। अब उस बॉक्स में क्या था ये बताए बगैर ये जरला यहाँ से चला गया। बाबा वोस को समझ नहीं आई, इसीलिए वो उसे रोकने के लिए आवाजें लगाने लगा, पर जरला कोई भी बात सुने बगैर यहाँ से जा चुका था। अब बैक्स, जो अभी भी बाबा वोस को नापसंद ही करता है, दुश्मन आर्मी की मदद अभी भी करना चाहता है। वो यहाँ बाबा वोस की आवाज सुनकर इस बारे में अपनी आंटी को बताता है, क्योंकि उसके साथ साथ उसकी फैमिली के बचे हुए लोग भी बाबा वोस को पसंद नहीं करते, उसे बदला लेना चाहते हैं। तो मजीद जानकारी लेने के लिए वो एक इनविजिबल ताकत वाली लड़की को भेजते हैं। इनविजिबल यानी जिसका वजूद तो होता है पर वो नजर नहीं आता। इस इनविजिबल लड़की का जिस्म भी इतना अजीब था कि ये कबीले में तो रहती थी पर किसी को नजर नहीं आती थी। उधर बाबा वोस और उसकी वाइफ मेगा उस बॉक्स को खोल लेते हैं और अपनी बाकी सेंसेस से महसूस कर लेते हैं कि इसमें पुरानी टेक्नोलॉजी और जो महान ज़हीन लोग गुजर गए हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, जिनके यहाँ बहुत सारी किताबें थी। ये किताबें पढ़ के एक दिन इनके बच्चे पढ़ना लिखना जान जाएंगे और अपने नए सफर पर निकल पड़ेंगे, जो उनके डैड जरला की ख्वाहिश है, और दुनिया में नई नई चीजें भी लाएंगे और इसे खूबसूरत भी बनाएंगे। अब मेगरा को ये सुनकर जरा भी अच्छा नहीं लगता। वो इस बॉक्स को बंद करके फौरन इसे जमीन में दफन करने का कह देती है और ये भी
कि मेरे बच्चे ये सब नहीं करेंगे, उन्हें भी इस बॉक्स से दूर रखा जाए। अब जब ये बातें हो रही थी तो बाबा बोस और डॉक्टर को पता चला कि हमारी ये बातें कोई सुन रहा है, जो वही इनविजिबल लड़की थी। अब बाबा बोस उसे पकड़ने गया तो उससे यहाँ से भागना पड़ा और वो आकर बैग से झूठ बोल देती है कि बाबा बोस अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, पर वो इस पर यकीन करके रोज एक मैसेज लिख के बोतल में डालकर नदी में फेंक देता है, जो असल में बाबा बोस की जानकारी थी, ताकि ये मैसेजेस रानी तक पहुँच जाए और वो कबीले पर हमला करने के लिए यहाँ जनरल को भेज दे। अब डैम में एक मैसेज आया था जो जनरल ने रानी के लिए भेजा था कि मैं जंग खत्म करके वापिस आ रहा हूँ, पर यहाँ रानी को शक हुआ। उसे लगा कि इस मैसेज में छेड़छाड़ करके इसे बदला गया है। उसे काउंसिल वालों पर शक हुआ क्योंकि काउंसिल के कुछ लोग रानी के खिलाफ हो गए थे। उनका मानना था कि रानी बहुत ही जुल्म कर रही है, वो विच फाइंडर आर्मी के जरिए बहुत सारे कबीलों को मरवा चुकी है जो मासूम लोग थे, जो सब वो ना देखने वाली मदद की वजह से कर रही है। अब रानी को इस बात से गुस्सा आ गया कि कुछ काउंसिल के लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं, इसीलिए वो उनको फांसी पर लटकाकर पहले करंट के झटके लगाती है, फिर उन्हें जलाकर मरवा देती है। अब कहानी में 3 साल गुजर गए, जहाँ मेगरा के बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं और अपने देखने की ताकत को कबीले वालों से छुपा के रखते हैं, पर यहाँ पर किए जाने वाले रिचुअल, जादू और रहन सहन को देखकर उन्हें बहुत मायूसी होती है और ऐसी ही जिंदगी मजबूरन उन्हें भी गुजारनी पड़ रही थी। लेकिन अब कहानी में आखिरकार 12 साल और गुजर गए, जहाँ अब वो काफी बड़े हो चुके थे, पहले से और समझदार। अब मेगरा और डॉक्टर नदी किनारे बैठकर बातें कर रही होती है। वहाँ उनकी बात इस टॉपिक पर हो रही थी कि बच्चों को अपने डैड जरला के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए या नहीं, यानी उनको वो बॉक्स देकर, जिस पर मेगरा कहती है कि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे किसी उलझन में ना पड़कर नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजारें, जिस पर डॉक्टर जवाब देती है कि तुम्हें ये बात अपने बच्चों पर छोड़नी चाहिए कि वो कौन सा रास्ता चुनना पसंद करेंगे, क्योंकि ऐसे उनकी जिंदगी खुशगवार गुजरेगी, यहाँ तक कि हमसे भी कई गुना बेहतर, और उन्हें वो बॉक्स हमें दे देना चाहिए। जिस पर अब मेगरा कोई बात नहीं करती, चुप रहती है। अब मेगरा की मना करने के बावजूद भी रात को डॉक्टर दोनों बच्चों को किताबें देने की कोशिश करती है, पर बच्चे वो किताबें लेने से इनकार करके वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी मॉम को नाराज करना नहीं चाहती थी। पर काफी देर के बाद दोनों बच्चे उन किताबों को लेकर आपस में बात करते हैं। मेगरा का बेटा कहता है कि मुझे लगता है हमें उन किताबों को पढ़ना चाहिए। अब उन बच्चों की ये बात छुपकर बाबा बोस ने भी सुन ली थी। वो जाकर ये सब डॉक्टर को बताते हैं कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पर ये बात राज रहनी चाहिए, उनकी माँ को इस बारे में पता ना चले, वरना वो इन किताबों को जला देगी, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि बच्चे अपना रास्ता खुद चुने। अब काफी दिन के बाद बच्चे वो किताबें चुराकर सबसे दूर एक अलग जगह पर आ गए। चोरी छुपे वो किताबों को पढ़ने लगते हैं। सबसे पहले वो ABC सीखते हैं और फिर वक्त के साथ साथ पूरा सेंटेंस, जुमला पढ़ने के भी काबिल हो गई, यानी एक किस्म का वो यहाँ पढ़ने गए थे। जिसके बाद वो पूरी किताब पढ़ के गुजरे हुए महान ज़हीन लोगों के बारे में जानते हैं कि वो हमसे कितने एडवांस्ड और कितने बेहतर थे और किस तरह अपनी जिंदगी गुजारते थे। उधर जनरल काफी सालों के बाद जवानी के पास वापस आता है और उसके सामने अदब से झुक जाता है, कहने लगा कि मैं इतने सालों के बाद अगर वापस आया तो खाली हाथ नहीं आया हूँ, बल्कि हजारों घोड़े, कई किलो गंदम और बहुत सारा जरूरी सामान लेकर आया हूँ। पर बदकिस्मती से मैं जरला को ढूंढ नहीं पाया और अब मैं जानता हूँ कि मुझे सजाए मौत दी जाएगी। मुझे उससे कोई इनकार नहीं, पर मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद मुझे वॉरियर योद्धा के नाम से याद किया जाए, जिन्हें बहादुर माना जाता है। रानी उसकी ये बात मान गई और उसे डैम से नीचे कूद जाने का कहती है। पूरी तैयारी करके वो कूदने ही वाला था कि तभी रानी को बैग्स का वही बोतल वाला मैसेज मिल जाता है। वो जनरल को रोक देती है क्योंकि अब उसे बाबा बोस और उसके कबीले की खुफिया लोकेशन पता चल गई थी, जहाँ पर जाहिर है मेगरा और उसके बच्चे भी होंगे। अब रात के वक्त कुछ बड़े लोगों को एक फेस्टिवल त्योहार में जाना था, जिनमें बाबा बोस, मेगरा और डॉक्टर भी शामिल थी, साथ ही इनके कबीले के कुछ और लोग। अब बाबा बोस को अपने बच्चों की हिफाजत की फिक्र थी, पर वो फिर भी तैयार था। सुबह होते ही ये अपना सफर शुरू कर देते हैं। फिर फेस्टिवल में पहुँचते पहुँचते इन्हें रात हो जाती है। अब ये लोग फेस्टिवल में आ तो गए थे, पर इन्हें पता नहीं है कि यहाँ क्या होने वाला है, और यहाँ दूसरे कबीले के लोग भी आए हुए थे। अब यहाँ मेगरा के बच्चे भी चोरी छुपे इनका पीछे करते हुए यहाँ आ जाते हैं, जहाँ इन्हें पता चला कि ये फेस्टिवल आग का है, जिसके अंदर 5-6 लोगों को बांधा हुआ है, क्योंकि उन पर इल्जाम था कि वो देख सकते हैं। इसलिए अगले ही पल जैसे फेस्टिवल शुरू हुआ, उन्हें आग लगाकर जला दिया जाता है और इस तरह उन मासूम लोगों की जान चली गई, जिसके इर्द गिर्द सभी कबीलों के लोग नाचने लगे और ऐसे आपस में एक हो जाते हैं। अब ये देखकर मेगरा की बेटी काफी गुस्सा हो जाती है और वो इन पर चिल्लाने लगी, पर उसका भाई मुंह पर हाथ रख के उसे रोक देता है। अब फेस्टिवल में ये चीज देखकर बाबा बोस और उसके साथियों को भी बहुत दुख हुआ। अब यहाँ डॉक्टर इन्हें बताती है कि ये सब रानी का किया धरा है, उसके ही फजूल रिचुअल और मजहब के नाम पर फैलाई गई ये बातें हर जगह फैली हुई है, जिनका लोगों पर बुरा असर पड़ता है और वो भी देखने वाले इंसानों को मार देते हैं। अब मेगरा का बेटा इस फेस्टिवल को छोड़कर दूर निकल आया, क्योंकि ये जुल्म देखकर
उसकी तबीयत खराब हो रही थी, उसे उल्टियाँ होने लगती है। लेकिन तभी यहाँ उसे एक किडनैपर पकड़ लेता है जो लोगों को अगवा करके उन्हें बंदी बना लिया करता था, जिसके बाद उन्हें बेच देता था। अब वो मेग्रा के बेटे को भी पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा, जहाँ पर उसने और भी कई सारे कबीले के बच्चों को बंदी बनाया हुआ था। अब मेग्रा की बेटी को अपने भाई के गुम होने का पता चल गया, इसलिए वो ये बात जाकर अपने मॉम डैड को बताती है। ये बात जब पूरे कबीले में फैली तो हर कोई उसकी तलाश में निकल गया। उधर किडनैपर सभी बच्चों को एक खुफिया रास्ते से गुजार कर एक सुनसान इमारत में ले आया, जहाँ आते ही सबके मुंह खोल दिए जाते हैं। उधर वो लोग मेग्रा के बेटे की तलाश में उस रास्ते पर आ गई, जहाँ से भी किडनैपर बच्चों को लेकर गुजरा था। यहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ था जो और किसी ने नहीं बल्कि मेग्रा के बेटे ने ही लिखा था कि मैं अभी जिंदा हूँ और इस रास्ते पर चलो तो मुझ तक पहुँच जाओगे। अब इस हिंट इशारे के बारे में पढ़ के मेग्रा की बेटी सबको बताती है, पर ये जानकर मेग्रा काफी हैरान रह गई कि मेरे बच्चे को पढ़ना लिखना आता है। वो दुखी होते हुए रोने लगी, काफी नाराज भी होती है, अपनी बेटी पर गुस्सा करने लगी कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे अपनी माँ से छुपा के रखी। जिस पर उसकी बेटी कहती है कि हाँ वो, क्योंकि मैं डैड के रास्ते पर चलना चाहती हूँ, वही हमें ठीक लगा तो हमने चुन लिया। अब फिलहाल इन बातों का टाइम नहीं था, मेग्रा की बेटी को ढूंढना बहुत जरूरी था, इसलिए वो इस बात को यहीं पर छोड़कर उसे ढूंढने की मिशन पर फिर से आगे बढ़ती है। कुछ ही देर बाद ये इस पुरानी इमारत तक पहुँच ही जाती है, जहाँ पर किडनैपर ने बच्चों को बंदी बना के रखा हुआ था। अब बाबा बोस इन सबको यहीं पर रोककर खुद अकेला ही अंदर जाने का फैसला करता है कि मैं अकेला ही उनसे लड़कर ये मिशन अंजाम दूंगा। अब हालांकि उसकी बेटी कहती है कि डैड मुझे भी साथ ले चलिए, मैं भी मदद करूंगी, पर वो मना करके आगे बढ़ गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी बेटी मेरा वो रूप देखे जिस तरह बेदर्दी से मैं लोगों को मारता हूँ। यानी कि जहाँ उसने पूरी जिंदगी अपने मॉन्स्टर जैसी ताकतों का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों को मारा था। अब वो आगे बढ़ के बिल्डिंग के बाहर पहुँच गया, पहरेदार पर अपनी तलवार से हमला करके उसकी जान ही ले लेता है और खुद उसकी जगह लेकर अंदर गया, जहाँ उसका बेटा बाबा बोस को पहचान लेता है। वो अपने डैड को सिग्नल देता है और बस फिर क्या था, बाबा बोस अपने मॉन्स्टर वाले रूप में आकर बड़ी स्पीड से सबसे भिड़ गया। वो अपनी तलवार से एक एक करके सब पर हमला कर देता है। बहुत सारे लोगों को उसने ढेर कर दिया था। उसकी लड़ने की महारतें कमाल थी। अब अपने डैड का ये रूप देखकर कुछ देर के लिए तो उसका बेटा भी हैरान रह गया और यह बाबा बोस सबको मारने की बात आखिर में मेन किडनैपर को भी पकड़ लेता है और उसकी गर्दन में अपनी तलवार जोर से घुसाकर उसकी जान निकाल लेता है। और ऐसे उसने अपने बेटे के साथ साथ बाकी बच्चों को भी आजाद करवा दिया था। सारे बच्चे जब बाहर आई तो मेग्रा अपने बेटे को सही सलामत पाकर बहुत खुश हो गई और उसे गले से लगा लेती है, पर अगले ही पल गुस्से में वो दूर हट गई। उसे याद आ गया था कि मेरे बच्चों ने मुझसे झूठ बोला। अब कबीले में वापिस आने के बाद दोनों बच्चे मेग्रा को मनाने लगी कि मॉम मान जाए ना, क्योंकि बेशक हम आपका कहा मानते, पर एक न एक दिन हमें अपने बाप जरला के बताए हुए रास्ते पर चलना ही था। अब थोड़ी ही देर में मेग्रा मान गई, उसका दिल पिघल गया। वो अपने बच्चों को माफ करके उन्हें गले से लगा लेती है, कहती है ठीक है मेरे बच्चों, पर तुम हमेशा इस कबीले की मेंबर रहोगे, फिर चाहे तुम यहाँ रहो या कहीं भी। बाहर बाबा बोस को कुत्तों के भौंकने की आवाजें आई, जिससे उसने महसूस कर लिया कि विच फाइंडर आर्मी के साथ उनका जनरल यहाँ पर आ रहा है हमला करने के लिए, ताकि वो मेग्रा और उसके बच्चों को पकड़ ले। कुछ देर में जनरल कबीले में आ ही गया और यहाँ के सभी लोगों को धमका कर अपने कब्जे में कर लेता है। पर यहाँ मेग्रा का बेटा चिल्ला के दिखाता है। वो बैग्स के गले पर चाकू रख के उसे बंदी बना लेता है और चुपचाप अपनी फैमिली को यहाँ से निकाल लेता है। और अब यह बाबा बोस अपनी पूरी फैमिली को लेकर कबीले से अलग हो जाता है और जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगा। यहाँ मेग्रा का बेटा बैग्स को मारता नहीं बल्कि उसे जिंदा ही छोड़ देता है, ताकि उसे भी इस बात का एहसास हो कि उसके दुश्मन बाबा बोस या उसकी फैमिली नहीं बल्कि वो दुश्मन आर्मी है जिनका वो साथ दे रहा था। अब इतना कुछ होने के बाद भी बैग्स बाबा बोस के साथ गद्दारी करता है। वो वापिस आकर जनरल को बताता है कि बाबा बोस और उसकी पूरी फैमिली यहाँ से भाग चुकी है। अब ये सुनते ही जनरल कबीले वालों के सामने ये ऐलान करता है कि जब तक मेग्रा के दोनों बच्चों को मेरे हवाले नहीं कर दिया जाता, आप लोगों के कबीले को विचेस और मॉन्स्टर्स का कबीला माना जाएगा। इस वजह से तुम सबको सजा भी दी जाएगी। बाबा बोस और उसकी फैमिली नदी किनारे आ गई, जहाँ कड़ी मेहनत लगाकर बाबा बोस ने एक कश्ती बनाई थी, जिसके अंदर ये लोग बैठ गए और यहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ जनरल और उसकी आर्मी भी पहुँच गयी, क्योंकि वो भी देख नहीं सकते थे, इसलिए जरला के बच्चों के इतना पास होने के बाद भी उन्हें ये पकड़ नहीं पाते और ये लोग चुपचाप कश्ती लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन फिर भी जनरल हार नहीं मानता और अपनी आर्मी को पानी के अंदर उतारता है। एक सोल्जर कश्ती के बहुत ही पास पहुंच गया, जिस पर गोली मारकर बाबा बोस हमला कर देता है। अब पानी में शोर हुआ, जिससे आर्मी को इनकी लोकेशन पता चल गई कि इनकी कश्ती कहाँ पर है। तो अब वो एक एक करके इन पर हमला करने लगते हैं। अब मेग्रा की बेटी ने निशाना लगाकर बैग्स को तीर मारा था, जिससे वो मरा नहीं
नहीं था, बस जख्मी हुआ था। पर अब जनरल को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो तीर को उसके अंदर घुसाकर उसकी जान ही ले लेता है, जिस बीच उनकी कश्ती जनरल से काफी दूर निकल गई। तो अब जनरल भड़ास निकालने के लिए कबीले के लोगों की जान लेने का फैसला करता है। कश्ती में बैठे डॉक्टर सबको जरला के दिए हुए नक्शे के बारे में बताती है, जिसमें या तो इन्हें इस नक्शे के मुताबिक चलना था या फिर जंगल से होकर एक खुफिया जगह पर जाना था जो इनके लिए पूरी तरह से महफूज है। ये आपस में बात करते हैं और फिर नक्शे पर ही चलने का फैसला करते हैं। उधर काउंसिल में रानी और सबको ये खबर मिल जाती है कि बाबा बोस अपनी फैमिली के साथ फिर से भाग गया है, जिससे रानी बहुत गुस्से में आ गई। अब यहाँ काउंसिल वाले रानी के खिलाफ हो जाते हैं कि क्यों ये उन लोगों के पीछे पड़ी हुई है। ये मजहब के नाम पर लोगों को मारना चाहती है और इसका किंगडम इन्हें इस राज्य पर कोई ध्यान नहीं है। अब यहाँ रानी बताती है कि मैं ऐसा इसलिए भी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं जरला से प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे कभी भी अहमियत नहीं दी। अब ये सुनकर काउंसिल वालों को गुस्सा आ गया। वो रानी पर इल्जाम लगाते हैं कि वो प्यार के चक्कर में जज्बात में आकर फैसले ले रही है, जिस वजह से किंगडम का बहुत नुकसान कर रही है। ये सुनकर वो फिलहाल तो चुपचाप यहाँ से चली गई, पर बाद में अपने खिलाफ बातें करने वाले काउंसिल मेंबर्स को मौत के घाट उतार देती है। उधर वो लोग जब नींद से जागे तो उन्हें एहसास हुआ कि हमारा सारा सामान गुम हो चुका है। वो पोटली भी जो मैग्रा ने अपने बच्चों को देने के लिए छुपा के रखी हुई थी। अब ये जानकर सब सामान को ढूंढने लगे, पर इन्हें कुछ नहीं मिलता। रानी को आकर उसके साथी बताते हैं कि पूरा किंगडम आपके खिलाफ हो गया है, तो बहुत जल्द वो आपको राजगद्दी से उतारने वाले हैं और आपने जो भी गलत काम किए उनकी आपको सजा भी मिलेगी। ये सुनकर रानी गुस्से में आ गई और अब उसके अंदर बदले की आग जल उठी। वो मशीन के जरिए डैम को बंद कर देती है, जिससे पूरा डैम टूटना शुरू हो गया, जो देखकर रानी जल्दी से अपने साथी के साथ बग्गी में बैठकर यहाँ से चली जाती है। जबकि पीछे पूरा डैम टूटने की वजह से ये सारा किंगडम तबाह होकर पानी में बह जाता है और इस तरह यहाँ रानी का बदला पूरा हुआ, जिसके साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।